हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 24 सार लेखन प्रेसी राइटिंग। तो आज हम क्या सीखेंगे? सार लेखन। पढ़िए और समझिए। बच्चों, सार लेखन भी एक विधा है। किसी गद्य खंड के मुख्य भावों को या मूल बातों को बिना छोड़े ही संक्षेप में लगभग 1/3 भाग में लिखना सार लेखन कहलाता है। वास्तव में किसी अपेक्षाकृत बड़े अनुच्छेद को संक्षिप्त में लिखना ही सार लेखन कहा जाता है। तो सार लेखन हम किसे कहते हैं? कोई बड़ा अनुच्छेद या फिर कोई गद्य, उसे हम छोटा करके संक्षिप्त करके जब उसकी इम्पोर्टेंट बातें लिखते हैं तो उसी को हम सार लेखन कहते हैं, यानी कि छोटा करके लिखना बिना उसकी इम्पोर्टेंट बातों को छोड़े। सार लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। पहले अनुच्छेद को एकाधिक बार पढ़कर उसकी मुख्य बातें समझ लें या पेंसिल से निशान लगा लें। सार लेखन हमेशा अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अनावश्यक बातों, उद्धरणों, मुहावरों आदि को छोड़कर मुख्य बातें लिखनी चाहिए। मूल अनुच्छेद का लगभग 1/3 भाग ही सार लेखन लिखना चाहिए। सार लेखन में अपनी ओर से कुछ नई बातें नहीं जोड़नी चाहिए। तो बच्चों, हमेशा क्या करना चाहिए? इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम सार को लिखते हैं। सार लेखन के कुछ उदाहरण। 1. आजकल कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने एक बार फिर सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसा लगता है कि सुरसार राक्षसी अपनी जीभ लपलपाकर समय समय पर लीलने का प्रयास कर रही है। समूचा विश्व कांप गया है। चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील, कोई भी अछूता नहीं रह पाया है। दुनिया ने अपनी अलग तरह की जीवन शैली अपना ली है। सबने योगाभ्यास, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन, घर का बना खाना, सामाजिक दूरी, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, गर्म खाना और गर्म पानी पीना जैसी दिनचर्या अपना ली है। हमारे वैदिक ऋषियों ने जीवन जीने का यही मूल मंत्र माना है। ये सभी कार्य हमें प्राकृतिक जीवन की ओर ले जाते हैं। यही हमारी सामाजिक संस्कृति है। इसे ही हम भारतीय जीवन पद्धति कह सकते हैं। वर्तमान की जीवन शैली ने धनी निर्धन सबको समान रूप से कष्ट पहुंचाया है। इस महामारी की चपेट में सभी आए हैं। इसके लिए फिर यह निश्चित किया गया कि केवल बचाव ही इसका उपाय है। सरकारों ने हाथ खड़े किए, लोगों ने सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया। यही सच्ची मानवता देखने को मिली। सार, कोरोना की महामारी से सब डर गए हैं। इसने धनी निर्धन, शहरी ग्रामीण सबको समान रूप से अपनी चपेट में लिया है। इससे लोगों ने जीवन जीने की नई शैली अपनाई, प्राकृतिक जीवन पर बल दिया एवं साधारण भोजन किया। यही भारतीय संस्कृति है। तो बच्चों, आपने इस अनुच्छेद में देखा कि कोरोना के बारे में बताया गया है। उसके बाद बताया गया कि कैसे लोगों को वो बीमारी खाए जा रही है और किस तरीके से जो हमारी जीवन शैली है उसको किस तरीके से ठीक करना है और हमारी क्या भारतीय संस्कृति है, इसको बताया गया है। उसके बाद आपने सार में देखा होगा कि सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों को ही यहाँ पे लिखा गया है और कुछ अनावश्यक लाइनों को हमने यहाँ नहीं जोड़ा है। 2. जीवन बहुत ही अनमोल है। यह हमारे वर्षों की तपस्या एवं अच्छे कर्मों को करने के बाद मिलता है। इसे ऐसे ही बर्बाद कर देना उचित नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। ईश्वर ने हमें यह जीवन कुछ करने के लिए दिया है। इसी जीवन में हमें लोगों के लिए कुछ करना होता है। जीवन का मर्म समझना और बताना होता है। जीवन को बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इससे स्वस्थ रखने के लिए हमें योगासन, प्राणायाम आदि करना होता है। शरीर को स्वस्थ रखना होता है। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही हम अपने सारे कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे। जीवन का यही मूलाधार है। सार, जीवन अमूल्य है। यह हमारे अच्छे कर्मों के बाद मिला है। इसे संरक्षित करके जीवन में कुछ कार्य करना चाहिए। इसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम करके इसे अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इसमें क्या है? जीवन
यानी कि जिंदगी की वैल्यू के बारे में किया गया है कि किस तरह से हमें जिंदगी मिलती है और हमें इसे किस तरह से बचाना चाहिए योग ध्यान प्राणायाम करके। और इसके सार में भी जो है इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। विविधता में एकता ही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है। हमारे देश में अनेक प्रांत हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषाएं हैं एवं अलग अलग मतावलंबी है, लेकिन सब लोग सभी त्योहार मिलकर मनाते हैं। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सबको यहाँ अपने त्योहार पर्व धर्म मानने की समान स्वतंत्रता है। पूरे विश्व में यह एक अद्भुत मिसाल दी जाती है। त्योहार मनाने से शरीर एवं मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। हम खुशियां मनाते हैं, नए नए पकवान तथा व्यंजन बनाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। इससे आपसी सद्भाव बढ़ता है। लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनके सुख दुख में भाग लेते हैं। इससे आपसी वैमनस्य धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। यही हमारी विश्व में पहचान बनी है, यही हमारी धार्मिक संस्कृति है। सार, भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। त्योहार मनाने से स्फूर्ति एवं आपसी सद्भाव बना रहता है। हमारे यहाँ की गंगा यमुनी संस्कृति ही हमारी विशेषता है। अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। त्योहार मिलजुल कर मनाने से हम एक दूसरे से निकट आते हैं। तो हमें इस अनुच्छेद में त्योहारों का महत्व बताया गया है और हमने सार में भी देखा कि हमें त्योहारों के बारे में ही जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही यहाँ लिखी गई है। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, सार लेखन किसे कहते हैं? किसी सार या किसी गद्य को संक्षिप्त करके लिखना बिना उसकी महत्वपूर्ण बातों को छोड़े ही सार लेखन कहलाता है। प्रश्न 2, दिए गए गद्यांशों का लगभग 1/3 शब्दों में सार लिखिए। क, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में हजारों नारियों ने सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। उन्होंने तुलादान के द्वारा अपने गहने दे दिए, हमारे वीरों का साथ दिया, अनेक यातनाएं सही और देश की आजादी की अलग जगहें रखी। यही हमारे देश की विशेषता है। हमारे यहाँ मैत्रेय, गार्गी, अपाला, सीता आदि अनेकानेक महिलाओं का अग्रणी स्थान रहा है। उन्होंने अपने ज्ञान कर्म से सबको अपना लोहा मनवाया है। आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, फाइटर जहाज उड़ा रही हैं, कंपनियों की सीईओ बनकर कंपनियां चला रही हैं, अध्यापन, नेतृत्व सहित अनेकानेक क्षेत्रों में अपना और समाज का विकास कर रही हैं। इससे महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। तो बच्चों, आप इसका सार लिख सकते हैं, जैसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में हजारों नारियों ने सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। उन्होंने तुलादान करके और अनेक यातनाएं सही और देश की आजादी की अलग जगहें रखी। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम फैला रही हैं। उन्होंने अपने ज्ञान और कर्म से सबको अपना लोहा मनवाया है। तो ये आप इसका सार यहाँ लिख सकते हैं। खा, आज राजनीति का स्तर निम्न होता चला जा रहा है। नेताओं की भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। वहीं जब से सोशल मीडिया सक्रिय हुआ है, तब से लोगों ने भी मन की भड़ास निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसमें यह कहा जाता है कि पहले लोगों को छूट मिली, अब इस पर बैन लगने शुरू हो गए हैं। वास्तव में स्तर की गिरावट की शुरुआत नेताओं की जुबान फिसलने से शुरू हुई, पुनः उनके अनुयायियों की फिसली और आज स्थिति यह है कि पूरे समाज की जुबान फिसल गई है। इसे रोकना होगा, पर इससे बड़ी समस्या यह है कि यह सीख दे कौन। दिमाग में जहर, जुबान में जहर, समाज में जहर, आखिर जहर का खात्मा कैसे हो। तो बच्चों, जैसे आपने ये अनुच्छेद पढ़ा, आप इसमें इसी तरह आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसका सार जो है कुछ लाइनों में लिखेंगे। तो बच्चों, आपने यहाँ पे देखा होगा राजनीति की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है और किस तरीके से लोग अपनी बातों से पलट जाते हैं उसकी बात हो रही है। और साथ में ही यहाँ पे कुछ
प्रश्नों को जो है उत्पन्न किया जा रहा है, जैसे दिमाग में जहर, जुबान में जहर, समाज में जहर, आखिर जहर का खात्मा कैसे हो। ये सारी ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिखेंगे। अनुशासन एक आवश्यक अंग है जो हर किसी के लिए आवश्यक है, इससे ही विश्व की व्यवस्था बनती है। अनुशासन के दो रूप हैं, आत्मिक अनुशासन तथा बाह्य अनुशासन। आत्मिक अनुशासन से संबंध स्वयं विवेकपूर्वक अपने को अनुशासित करके जीवन जीना, बाह्य अनुशासन द्वारा अनुपालन करवाया जाता है। बाह्य अनुशासन की बनिस्बत आंतरिक अनुशासन उत्तम होता है, क्योंकि यदि हम आंतरिक अनुशासन का अच्छी तरह से अनुपालन करें तो बाह्य अनुशासन की अनुपालन स्वयमेव हो जाएगी। हमारे अच्छे कृत्यों से समाज में अनेकानेक कुरीतियों स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों, आपने इस अनुच्छेद में देखा होगा मेनली अनुशासन की बात की जा रही है। और अनुशासन कितने प्रकार के हैं? आपके दो प्रकार के, एक जो अंदरी होता है यानी कि हमारे अंदर मन के भाव होते हैं, और दूसरा बाहर यानी कि हम बाहरी रूप से करते हैं। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो आत्मिक अनुशासन होता है वो हमारे लिए काम करता है और बाह्य अनुशासन किस तरह से काम करता है। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है लिखेंगे। आजकल विज्ञापनों का बाजार काफी गर्म है, आपको हर चीज के लिए विज्ञापन मिल जाएंगे। मसलन होटल ढूंढना है, किराया जानना है, दवाइयाँ मंगवानी है, विवाह ढूंढना है, कहाँ किस रैंकिंग के आधार पर किस कॉलेज में दाखिला लेना है, साबुन, तेल, घी, अगरबत्ती, राशन, पुस्तकें, प्रकाश, अस्पताल, नेताओं द्वारा उपलब्धियां गिनाते विज्ञापन, रसोई एवं घर संबंधी अनेक चीजों के विज्ञापन, कपड़े, शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो या क्षेत्र हो जिसका विज्ञापन ना किया जाता हो। वास्तव में विज्ञापन के दोनों ही पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, सकारात्मक तथा नकारात्मक। सकारात्मक में चीजों या उत्पादों की जानकारी, उनसे होने वाले लाभ, एवं नकारात्मक में अनावश्यक रूप से बिना जरूरत की चीजें खरीदने के लिए मन भटकाते रहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा इसमें विज्ञापन को ही जो है इम्पोर्टेंस दी गई है, विज्ञापन ही इसका मेन टॉपिक है। विज्ञापन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे हर तरह के जो है विज्ञापन आ रहे हैं, हर चीज के विज्ञापन आ रहे हैं, और विज्ञापन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के हैं। आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सार में लिखना है। प्रेरणादायक मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति को सारपूर्ण बातें करनी चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएं और वह एक उचित निष्कर्ष तक पहुंचे। तो बच्चों, हमेशा हमें क्या करनी चाहिए? बातें जितनी हो सके सारपूर्ण यानी कि छोटी कहनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी कि कम शब्दों में एक बड़ी और अच्छी बातें बोलना। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।